हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में आरक्षण को लेकर जो एक विवाद है, जो एक चर्चा है, वो लगातार चलती रहती है। आरक्षण कितना होना चाहिए, होना भी चाहिए या फिर नहीं, या फिर किसको मिलना चाहिए, किस आधार पर मिलना चाहिए, ये सारी चर्चाएं तो ऐसा लगता है जैसे भारत के सामाजिक जीवन का एक हिस्सा जैसा बन चुकी हैं। लेकिन एक चर्चा जो पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही है वो ये थी, या वो ये है कि क्या आरक्षण का लाभ उन सभी वर्गों को मिलता है जिनको मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जो संविधान ने आरक्षण प्रदान किया भी है, जिस आरक्षण का प्रावधान संविधान में भी किया गया है, वो आरक्षण क्या अनुसूचित जाति के अंतर्गत सभी जातियों को मिलता है या फिर केवल कुछ ही जातियां जो उनमें से थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं उस आरक्षण का लाभ ले जाती हैं। इस बारे में मैं आपको चर्चा करके समझा दूंगा। तो खैर, ये एक बात जो थी ये भारत के जनमानस में और भारत के कानूनी दायरों में काफी समय से डिस्कस हो रही थी। और आज जो है, अब से कुछ देर पहले भारत के उच्चतम न्यायालय की एक 7 सदस्यीय बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि अगर वो चाहें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर भी सब कैटेगरी बना सकते हैं, उनका सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि उनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत भी अगर उन्हें लगता है कि भाई कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं और उनको पर्याप्त लाभ नहीं मिला है, तो उनको अतिरिक्त आरक्षण जो है इसी आरक्षण के अंदर दिया जा सकता है। यह आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज एक 7 सदस्यीय बेंच ने दिया। तो यह मामला क्या है, इस आरक्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सामाजिक दायरा क्या होने वाला है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर आप यूपीएससी में अभी एकदम बिगिनर हैं, अगर आप बिल्कुल अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं और आपको कुछ भी अभी खास नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, तो मैं आग्रह आपसे यह करूंगा कि आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ें बजाय हमारे प्रतिज्ञा बैच के। क्योंकि होता क्या है, जब एकदम बिगिनर लोग हमारे प्रतिज्ञा इत्यादि बैच से जुड़ते हैं, हालांकि पढ़ाते हैं उनमें भी एकदम बेसिक से हैं, लेकिन उनमें एक स्पीड से पढ़ाना होता है, क्योंकि उसमें हमको 2025 के पहले आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म करना है। तो अक्सर विद्यार्थी उस स्पीड से घबराते हैं। अगर आपको धीमी गति से पढ़ना है तो आप हमारा लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करें। 3 साल तक इसकी मान्यता है। 2026-2027 वाले एस्पिरेंट इसमें आ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे आज ही जुड़ सकते हैं, मात्र 32,999 में। याद रखिए, इसमें पहले हम आपको हर विषय का बेसिक पढ़ाएंगे जो आपको आसानी से समझ में आएगा, जिससे आपका फाउंडेशन बनेगा, और उसके बाद आपको यूपीएससी लेवल का एक दूसरे राउंड में पढ़ाया जाएगा। बाकी सारी सुविधाएं जो आपको मिलती है वो यहां पर मिलेंगी। तो एजे लाइव कोड लगा के 32,999 में इससे आज ही जुड़ जाइए। 5 तारीख से 5 अगस्त से इसका बैच शुरू हो रहा है, लॉन्ग टर्म बैच का। आपकी तैयारी को एकदम सही आकार दे देगा। बिगिनर से लेकर आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट तक की जर्नी आपको तय कराएगा। तो आज ही इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए, अब जल्दी से एक बार चर्चा शुरू करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, ये जो डिसीजन है, ये क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति की, पहले इसका प्रेमिस समझते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं। अनुसूचित जाति जो है, ये कोई एक जाति तो है नहीं भाई। अनुसूचित जाति तो एक ग्रुप है, एक समूह है जिसमें अनेक जातियां हैं। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? अनुसूचित जाति जो है वो कोई एक जाति थोड़ा ना है, वो तो बहुत सारी जातियां हैं जो आमतौर पे जिनके साथ ऐतिहासिक तौर पे भेदभाव किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया है, ये नाम दे दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक बड़ी शिकायत जो आ रही थी हमेशा, ऐसा ही अनुसूचित जनजाति के लिए भी है बाय द वे। तो इसमें शिकायत क्या आ रही थी कि भाई भारत में जाति के आधार पर जो सामाजिक वर्गीकरण था वो ऊपर से नीचे की तरफ है, वो ऊर्ध्वाधर है, कि कुछ जातियां ऊंची जातियां मानी जाती हैं, कुछ जातियां उनसे नीची जातियां वगैरह वगैरह। और हर जाति का इस जातीय हायरार्की में, इस जातीय जो ये एक ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है, इसमें कोई ना कोई स्थान है। तो मान लीजिए हमने इन जातियों को, मान लेते हैं इन जातियों को हमने बोल दिया कि ये अनुसूचित जातियां हैं, जो नीचे जिनका सबसे कम विकास हुआ है, जिनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है ऐतिहासिक तौर पे, उनको हमने अनुसूचित जाति मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से यह वर्गीकरण किया गया था।
अब पॉइंट यह आता है कि अगर आपने एग्जाम्पल के लिए अनुसूचित जाति में से को 15% आरक्षण जो है वो दे दिया आपने अनिवार्य तौर पे, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि क्या इस समूह के अंदर जो जातियों में फर्क है, क्या उनको इस आरक्षण के लाभ में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और इसका जवाब है कि निश्चित तौर पे पड़ता है। यानी कि इस समूह के अंदर भी तो अपने आप में एक हायरार्की है, एक पदानुक्रम है, एक ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है। कुछ जातियां ऐसी हैं अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर जो कि इस समूह के अंदर ऊंची मानी जाती हैं, बाकी जातियां इस समूह के अंदर भी बहुत नीचे मानी जाती हैं। और ये बहुत सारे सामाजिक विज्ञानी इस पर लिख चुके हैं कि अनुसूचित जातियों के अंदर भी आरक्षण का ज्यादातर लाभ जो होता है वो ऊपर की 1-2 जातियां ले जाती हैं। सारा लाभ जो है आरक्षण का वो केवल 1-2 जातियों को मिल जाता है। और अनुसूचित जाति वर्ग में भी जो सबसे नीचे की जातियां हैं, ठीक है, उन जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, वो उनका पिछड़ापन और आगे बढ़ता रहता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई अब मांग ये हो रही थी कि जो 15% आरक्षण है, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि भाई जो जातियां 15% तो पूरे वर्ग के लिए है, सही बात है, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि इन 15 में से 5% हम ये कर दें, 10% बाकी ऊपर वालों के लिए है, 5% जो है वो तो नीचे की 2 जातियों के लिए पक्का पक्का है ही है, उसमें तो केवल इन्हीं जातियों के लोग आएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि इस आरक्षण के अंदर क्या इस प्रकार का क्लासिफिकेशन, क्या इस प्रकार का वर्गीकरण अलाउड है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? यह मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया क्यों था? क्योंकि 2004 का एक चिन्नैया मामला था। 2004 का एक चिन्नैया केस था, चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश, यह मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एससी का शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण करना अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह आदेश दिया था कि ऐसा कोई भी वर्गीकरण आप नहीं कर सकते, यह उचित नहीं है। संविधान के हिसाब से शेड्यूल कास्ट वर्ग जो है वो एक वर्ग है, वो एक जैसा एक रूप माना जाएगा और उस पूरे वर्ग को आप जो भी आरक्षण दे रहे हो दोगे, उसके अंदर आप उपवर्ग नहीं बना सकते, सब कैटेगरीज नहीं बना सकते। यह चिन्नैया मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब इस मामले को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक अलग याचिका में डाला गया था। और अब क्या हुआ है, 2024 में यानी कि आज एक 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों की बेंच थी। इसमें कौन कौन थे? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, चंद्रचूड़ साहब इसमें थे। और कौन कौन थे? जस्टिस BR गवई जो हमारे अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, ठीक है, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, कितने? 4 बता दिए ना आपको, चंद्रचूड़, गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी और पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और आखिरी कौन रह गए इसमें? जस्टिस सतीश शर्मा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। तो इन 7 जजों की बेंच के पास ये मामला आया कि आप बताइए कि क्या यह वर्गीकरण अलाउड है या नहीं है। तो 7 में से 6 जजेस ने आज यह निर्णय दिया है, यानी कि डिसीजन हुआ है 6-1 के बहुमत से। 6 जजेस ने कहा है कि यह वर्गीकरण जो है एससी के अंदर उपवर्गीकरण जो है ये ठीक है, ये किया जा सकता है। तो कौन सी एक जज हैं जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया? वो है जस्टिस बेला त्रिवेदी। एक जस्टिस बेला त्रिवेदी ने केवल एक इस निर्णय का विरोध किया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने वही कहा है कि संविधान जब अनुसूचित जाति का वर्ग बनाता है तो इसका मतलब यह है कि उस वर्ग के अंदर हम और आगे वर्ग नहीं बना सकते, यह उचित नहीं माना जा सकता, इसको हमें एक इकाई के तौर पर ही लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन बाकी सारे 6 जजेस ने यह कहा है कि आप इसका शेड्यूल कास्ट समूह का और वर्गीकरण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए लेकिन जजेस ने यह कहा है कि यह अधिकार जो है यह राज्य सरकारों के पास होगा। राज्य सरकारें इसको रैंडमली नहीं कर सकती। राज्य सरकारें ऐसे नहीं कर सकती कि भाई मान लो 15% टोटल आरक्षण है तो हम भाई कुछ मान लीजिए ये सारी जातियां हैं तो इसमें से हम
कुछ जातियों को इनको ऊपर का 5% देंगे, इनको 5% देंगे, इनको 5% देंगे। यहां पर इसमें जजेस ने 2 कंडीशन सामने रखी हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि यह डेटा पे आधारित होना चाहिए कि आप कौन से वर्ग को सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ मान रहे हो, उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग आंकड़े होने चाहिए। पहला तो यह है कि यह डेटा आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि यह जाति पिछड़ी हुई है तो उसको आपने अलग से आरक्षण दे दिया, यह नहीं माना जा सकता। पहली बात तो यह है कि यह डेटा आधारित होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जाति जो एससी कैटेगरी के अंदर आती है उनमें से कोई भी जाति वंचित नहीं होगी। यह मैं आपको बता देता हूं, रुकिए समझाता हूं। दूसरी शर्त यह है कि कोई भी जाति जो एससी वर्ग के अंदर आती है वो आरक्षण से वंचित नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए 15% आरक्षण का आप बंटवारा कर रहे हो तो आप यह नहीं कह सकते कि भैया 7.5, मान लीजिए ये आपके जातियों के वर्ग हैं, एससी कैटेगरी के अंदर आप ये मानते हो ये सबसे नीचे वाला वर्ग है, ये उससे ऊपर वाला वर्ग है, और ये एससी के अंदर एक प्रकार के क्रीमी लेयर जैसा हो गया जो सबसे कम पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई 7.5% मैं इनको दे दूंगा और 7.5 इनको दे दूंगा, और एससी के अंदर जो ऊपर वाला वर्ग है उसका आरक्षण आज से 0 है। एससी कैटेगरी के अंदर जो भी वर्ग आता है उनको कुछ ना कुछ आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। एससी के अंदर आने वाली कोई भी जाति आरक्षण से वंचित नहीं होगी। ये 2 शर्तें जो हैं ये लगाई गई हैं और कहा है कि भाई इसके अलावा आप इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हो कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है आप एक ये उपवर्गीकरण अपने इलाके में प्रारंभ कर सकते हो, ये आपको अधिकार है। तो भारत में आरक्षण के लैंडस्केप पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यह बात सत्य है। आप किसी भी राज्य में देश के रहते हो, हर राज्य में आप देखेंगे कि जो आमतौर पे अनुसूचित जाति का आरक्षण है, हर राज्य में अलग अलग एक जाति है जिसने उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, और यह बात सत्य है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह सामाजिक सच्चाई है कि आप भाई एससी कैटेगरी भी कोई एक जैसी कैटेगरी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत तरह का वर्गीकरण है, और जो समाज के एकदम बॉटम पे, एकदम हाशिए पर समाज होता है, उसको आरक्षण जो हिस्सा होता है समाज का, उसको आमतौर पे आरक्षण का लाभ उतना मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए था। तो उस हिसाब से ये निर्णय जो है ये एक बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत एक जिसको हम कहते हैं प्रगतिवादी निर्णय है कि आप इसके अंदर भी इसका और वर्गीकरण कर सकते हो। इसमें चुनौती बस एक ये है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने की संभावना है। अगर राजनीतिक दलों को ऐसा लगेगा कि किसी एक जाति से उनको अधिक वोट आने की संभावना है तो वो उनमें जो है एक उनको सबसे पिछड़े वर्ग में शामिल करने का की कवायद जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो अगर इस टेंडेंसी को, इस प्रवृत्ति को रोक लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये एक काफी अच्छा और प्रगतिवादी निर्णय है। आगे इस पे जो भी होगा मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई जो हमारे बिगिनर मित्र हैं जो एकदम अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए हमारा लॉन्ग टर्म बैच आया है जिसमें हम पहले बेसिक्स पढ़ाते हैं और उसके बाद यूपीएससी लेवल पढ़ाते हैं। इसका भी ब्रोशर जरूर देखिएगा, बहुत आपको जानकारी मिलेगी। एजे लाइव कोड लगा के 32,999 में जुड़ सकते हैं। 5 अगस्त से बैच प्रारंभ हो रहा है, शाम 6 बजे का बैच है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।